रोचक हुई सितारगंज की जंग। कांग्रेस विकास के नाम पर मांग रही है वोट, तो बीजेपी किरण मंडल मामले से जुड़ी सीडी और भूमिधरी मामले पर जीत की जुगत में। सितारगंज की जंग में कांग्रेस को जीत से कम कुछ भी मंजूर नहीं, लिहाजा मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा सहित कांग्रेस के तमाम नेताओं ने दिन रात एक कर रखा है। विकास के नाम पर जनता को अपने पाले में खींचने की कोशिश हो रही है। उधर बीजेपी उम्मीदवार प्रकाश पंत भी जनता के दरवाजे पर पहुंचकर अपनी जीत सुनिश्चित करने की जुगत में लगे हैं। किरण मंडल की खरीद फरोख्त से जुड़ी कथित सीडी और भूमिधरी का हक दिलाने के नाम पर धोखा देने का आरोप लगाकर बीजेपी सितारगंज का किला जीतने के ख्वाब देख रही है। सबका ये मानना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के चुनाव के बाद यहाँ पर विकास की तस्वीर बदलेगी, विकास होगा और जो विकास कार्य आज तक नहीं हो पाए हैं उसको गति मिलेगी। और उस शासनादेश में ऐसे प्रोविजन किए गए हैं जिसके आधार पर कभी भी भूमिधरी राइट मिल ही नहीं सकते हैं। किरण मंडल खुद कुछ लोगों को लेके उप जिलाधिकारी कार्यालय गए और कार्यालय ने कह दिया कि हम इसमें भूमिधरी राइट पर आपको भूमिधरी राइट आपको नहीं दे सकते हैं, अधिकार नहीं दे सकते हैं, हम इसमें संशोधन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो विधानसभा में इसको पास होना है। जब तक विधानसभा मोहर नहीं लगाएगी तब तक कुछ हो ही नहीं सकता है। सितारगंज की जंग में अब नजरें जनता पर टिकी हैं कि वो जीत का सेहरा किसके सिर पर बांधती है। सितारगंज की जंग में प्रचार के लिए मैदान में उतरी पूरी बहुगुणा फैमिली। सीएम की पत्नी, बेटी, बेटे और बहू के बाद छोटे भाई ने भी मांगे वोट। सितारगंज की जंग में विजय बहुगुणा को अपनों पर ही ज्यादा भरोसा है। शायद यही वजह है कि अब तक उनके प्रचार अभियान में पार्टी के नेताओं से ज्यादा उनके परिवार के ही सदस्य दिखाई दिए हैं। मुख्यमंत्री ने जहां प्रचार अभियान की कमान खुद संभाली हुई है, वहीं उनके परिवार के लगभग सभी सदस्य उनके लिए वोट मांग चुके हैं। मुख्यमंत्री की पत्नी सुधा बहुगुणा, बेटे और बहू के साथ उनकी बहन और उत्तर प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष रीता बहुगुणा जोशी के अलावा उनके छोटे भाई शेखर बहुगुणा ने अब तक प्रचार अभियान में भाग लिया है। रीता जोशी ने जहां 2 दिन तक सितारगंज के कई इलाकों में दर्जन जनसभाएं की, वहीं शेखर बहुगुणा ने भी कांग्रेस नेता सुबोध उनियाल के साथ ताबड़तोड़ प्रचार किया। हमारा परिवार पूरा इस चुनाव में इसलिए है क्योंकि हमारे परिवार में हमारे पिताजी ने कहा था जब भी एक जना लड़े पूरा परिवार जाना चाहिए, क्योंकि जहां से लड़ेंगे वहां से परिवार घूमेगा तो उस क्षेत्र की जनता के साथ सीधा ताल्लुक परिवार का होगा, इसलिए पूरा परिवार यहाँ मौजूद है। लेकिन इस सीट को कांग्रेस भारी बहुमत से जीतने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की जमानत भी जब्त होगी, ये हमें पूरी उम्मीद है। विजय बहुगुणा का फैमिली पावर सितारगंज में दिख चुका है। ये अलग बात है कि देवभूमि के कद्दावर कांग्रेसी नेता अभी तक प्रचार अभियान से गायब हैं। निकाय चुनाव के तीसरे चरण के लिए वोटिंग की सभी तैयारियां पूरी। रविवार को 20 जिलों में डाले जाएंगे वोट। तीसरे चरण के चुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। इस चरण में मुजफ्फरनगर, गौतम बुद्ध नगर, पंचशील नगर, ज्योतिबा फुले नगर, भीमनगर, शाहजहांपुर, अलीगढ़, मैनपुरी, जालौन, बांदा, कौशाम्बी, रायबरेली, लखीमपुर खीरी, बलरामपुर, सुल्तानपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, मऊ, जौनपुर और मिर्जापुर जिले के लोग वोट डालेंगे। इन जिलों में अलीगढ़ नगर निगम सहित 45 नगर पालिका परिषद और 101 नगर पंचायतों के लिए वोट डाले जाएंगे। तीसरे चरण में कुल 15,876 प्रत्याशी मैदान में हैं। इस चरण में एकमात्र नगर निगम अलीगढ़ के महापौर पद के लिए जहां 9 उम्मीदवार हैं, वहीं 45 पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के लिए 657 और 101 नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए 1,161 प्रत्याशी मैदान में हैं। कुल 2,543 वार्डों के पार्षद सदस्य पद के लिए 14,049 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरे हैं। इन उम्मीदवारों की जीत हार का फैसला 53.78 लाख से ज्यादा मतदाता करेंगे। प्रशासन ने चुनाव के लिए पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम किए हैं ताकि मतदाताओं को किसी तरह की कोई असुविधा न हो। राष्ट्रपति चुनाव लड़कर खुद को जिंदा साबित करने की संतोष की मुहिम हुई नाकामयाब। लखनऊ का एक निजी रेडियो चैनल मदद के लिए आया आगे। नॉमिनेशन फाइल कर दिया आपने? नॉमिनेशन फाइल कर दिया आपने? नॉमिनेशन फाइल कर दिया आपने? 9 साल 6 महीने से संतोष मैं जिंदा हूँ की तख्ती यूं ही गले में लटकाए घूम रहा है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर संतोष को ये बताने की जरूरत क्या पड़ी। दरअसल वाराणसी के चौबेपुर के रहने वाले संतोष को ऐसा इसीलिए करना पड़ रहा है क्योंकि उसके अपनों ने ही उसे सरकारी कागजों में मृत दिखाकर उसकी सारी जायदाद हड़प ली है।
उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसने एक दलित मराठी लड़की से लव मैरिज की थी। हताश संतोष ने खुद को जिंदा साबित करने के लिए अधिकारियों की चौखट पर एड़ियां रगड़ कर थक गया, लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी। जंतर मंतर पर धरना दिया, फिर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। राष्ट्रपति चुनाव लड़कर खुद को जिंदा साबित करने की कोशिश की, लेकिन उसका पर्चा खारिज हो गया। अब संतोष की मदद के लिए लखनऊ का एक निजी रेडियो चैनल आगे आया है, जो लगातार अपने प्रोग्राम के जरिए जनता से संतोष को रूबरू करा रहा है। मेरे साथ इंसाफ कीजिए। मैं 9 साल 6 महीने से यही लगातार कह रहा हूँ, मैं जिंदा हूँ, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। अलग अलग सब लोग पूछते हैं। अब मुझे इतनी क्वालिफिकेशन नहीं है पढ़ाई लिखाई की, मैं क्या बोलूँ। कोई बोलता है ऐसा है वैसा है, संतोष कहाँ जिंदा है। मैं बोला अरे संतोष मैं हूँ, मेरे 2 हाथ है, जबान है, दांत है, मुंह है, बोल रहा हूँ। फिर भी बोलते हैं नहीं, ऐसे नहीं माना जाता है, सरकारी दस्तावेज लेके आओ। अब मैं कैसे प्रूफ करूँ कि मैं संतोष कुमार सिंह जिंदा हूँ। एक जीता जागता इंसान अपने जिंदा होने के लिए जतन कर रहा है, लेकिन सरकारी तंत्र को सबूत चाहिए, है ना। अजब यूपी की गजब तस्वीरें। हमीरपुर के कुसमड़ा गांव का एक बुजुर्ग अनशन को मजबूर। दबंगों ने गुंडा टैक्स के रूप में 60,000 रुपए न देने पर मारपीट कर गांव से भगाया। कुसमड़ा गांव के बुजुर्ग मुल्लू पिछले 2 दिनों से यूं ही जिलाधिकारी के दफ्तर में अनशन पर लेटे हैं। 2 दिन में ही इनकी बैठने की हिम्मत जवाब दे गई। मुल्लू को गांव के ही एक दबंग ने महज इसलिए मारपीट कर गांव से बाहर कर दिया क्योंकि वो गुंडा टैक्स के तौर पर 60,000 रुपए दबंगों को नहीं दे पाए। मुल्लू का कहना है कि उनके पास कुछ नहीं है, ना जमीन जायदाद, ना परिवार के लोग, फिर वो इतने पैसे कहां से लाते। पुलिस वालों से शिकायत की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। गांव वापस जाने पर दबंग फिर से पिटाई करते, इसलिए उन्होंने जिलाधिकारी के दफ्तर में ही अनशन पर बैठने का फैसला कर लिया। महुआ न्यूज़ की पहल पर पुलिस अधिकारियों की नींद खुली और उन्होंने मुल्लू को अनशन स्थल से उठाकर अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों का कहना है कि मुल्लू को ड्रिप तो लगा दी गई है, लेकिन उनकी हालत गंभीर है। मुल्लू को अस्पताल में तो भर्ती करा दिया गया है, लेकिन पुलिस वालों ने अब तक उस दबंग को गिरफ्तार नहीं किया है जिसने इस बुजुर्ग की पिटाई की है। अंबेडकर नगर में रोडवेज बस ने साइकिल सवार को कुचला। गुस्साई भीड़ ने घंटों किया हंगामा, सड़क पर शव को रखकर लगाया जाम। अकबरपुर फैजाबाद राजमार्ग पर कुछ देर पहले इसी साइकिल पर सवार होकर सीहमई निवासी नौशाद किसी काम से जा रहा था। इस दौरान तेज रफ्तार रोडवेज बस ने उसे कुचल दिया। मौके पर ही नौशाद की मौत हो गई। हादसे से गुस्साई भीड़ ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। मौके पर पहुंची पुलिस मामला शांत कराने के बजाय लोगों को ही धमकाती नजर आई। सोच रहा हूँ ना, ये कुछ नहीं है। अब 5 मिनट में 200 पुलिस आ जाएगी, घेर के पीट पाट के बंद कर देगी, रोड खाली हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाओगे। दरोगा जी का ये रवैया भीड़ को रास नहीं आया और उसने मौके पर पहुंची एम्बुलेंस में तोड़फोड़ शुरू कर दी। बाद में मौके पर पहुंचे एसडीएम और सीओ सिटी ने लोगों को किसी तरह से समझा बुझाकर मामला शांत कराया। अनमैन्ड क्रॉसिंग पर जारी है मौत का सिलसिला। काशीराम नगर में कासगंज फर्रुखाबाद एक्सप्रेस ने ट्रैक्टर में मारी टक्कर, एक की मौत, एक घायल। इस ट्रैक्टर के परखच्चे उड़ चुके हैं, मुड़ तोड़कर वो टीन के डब्बे में बदल चुका है। ऐसे में अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि इस पर सवार व्यक्ति का क्या हाल हुआ होगा। ट्रैक्टर का ड्राइवर भी लाश में बदल चुका है और उस पर सवार एक बच्चा किस्मत की बदौलत बच तो गया, लेकिन बुरी तरह से घायल हो गया। इन लोगों का यह हाल कासगंज फर्रुखाबाद एक्सप्रेस ट्रेन से टकराकर हुआ है। नगला काजी मानव रहित क्रॉसिंग पर बातों में मशगूल ड्राइवर ने आती हुई ट्रेन पर ध्यान नहीं दिया। ट्रेन चालक ने इमरजेंसी ब्रेक तो लगाई, लेकिन तब तक ट्रेन ट्रैक्टर को टक्कर मार चुकी थी। मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग को खत्म करने के लिए रेलवे लंबे समय से कवायद कर रहा है, लेकिन लगातार होते हादसे इस कवायद में तेजी लाने की जरूरत बता रहे हैं। घाघरा के जलस्तर में बढ़ोतरी से मऊ के लोग परेशान। अब तक 15 एकड़ से ज्यादा जमीन हुई जलमग्न। घाघरा नदी देखने में भले ही बिल्कुल शांत सी लग रही हो, लेकिन इसके किनारे की जमीन में आई दरारें देखकर समझ सकते हैं कि इस शांत पानी ने भी कैसे घाघरा के किनारे रहने वाले लोगों की नींद उड़ा दी है। अब तक 15 एकड़ से ज्यादा जमीन घाघरा में समा चुकी है और अगर यही रफ्तार रही तो आने वाले कुछ दिनों में सैकड़ों एकड़ जमीन जलमग्न हो सकती है। यहाँ तक कि भारत माता मंदिर पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं।
गांव के लोग डरे हुए हैं। उनका कहना है कि अभी तो खेत कट रहे हैं, अगर उनके गांव कटने शुरू हो गए तो क्या होगा। हम लोग डरे और सहमे हुए हैं और ये कभी भी जो है गांव पे खतरा बना सकती है। अभी तो कृषि जो कि भूमि काट रही है और गांव की तरफ बढ़ रही है। घाघरा ने अभी से अपना खौफनाक चेहरा दिखाना शुरू कर दिया है। बरसात में क्या होगा अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है।